सो इन दिस वीडियो हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कहता है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में क्या क्या याद रखना है। जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे आ जाता है, कहने का मतलब अंदर में चार्ज ज़ीरो होगा। अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, और फील्ड ज़ीरो होने का मतलब है पोटेंशियल अंदर में कांस्टेंट हो जाता है, और पूरा का पूरा कंडक्टर मेरा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसा बिहेव करता है। इसीलिए फील्ड लाइंस कंडक्टर में या तो परपेंडिकुलरली एंटर करेंगी या फिर कंडक्टर से परपेंडिकुलरली एग्जिट करेंगी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं हमारे पास ए और बी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में हमारे पास दो पॉइंट्स है ए और बी। 4 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसको हम जब ए से बी लेकर जा रहे तो हमें 16 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी से आप सॉल्व करोगे। ध्यान क्या देना है, हमें पता है W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होता है। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है। यहाँ पे आपसे सिर्फ डेल्टा ही पूछ रहा है, प्लस माइनस का लोड नहीं है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। डब्लू आपको 16 जूल गिवन है, चार्ज आपको 4 कूलम गिवन है। यहाँ से आपको 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, पर उसमें अब आपको पोटेंशियल का वैल्यूज़ दे दिया है। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, दोनों पे पोटेंशियल आपको गिवन है। पी पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट का, पी हाई पोटेंशियल पे है, और क्यू पे पोटेंशियल है -4 वोल्ट का, क्यू लो पोटेंशियल पे। हमसे कह रहा है कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा 100 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें पी से क्यू लेकर जाना है। ठीक है। पी का पोटेंशियल 10, क्यू का पोटेंशियल नेगेटिव। अब वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। डेल्टा वी के बारे में अभी अभी हमने ऊपर क्या लिखा था, इट इज़ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो जब मैं P से Q जा रहा हूँ तो P मेरा इनिशियल पॉइंट है, Q मेरा फाइनल पॉइंट है, तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम P टू Q इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय वी क्यू माइनस वी पी। आपको सारा वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे। ठीक है। Q का वैल्यू गिवन है 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो 100 इंटू एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। पोटेंशियल आपको वी क्यू माइनस वी पी करना है, तो -4 -10, ये वैल्यू आ रहा है नेगेटिव। ठीक है। ये नेगेटिव का क्या मतलब है, पी वाला पॉइंट मेरा हाई पोटेंशियल पे है। ठीक है। एक पॉइंट पे पोटेंशियल हाई पे है, एक पे पोटेंशियल कम है। पी पे पोटेंशियल हाई है, क्यू पे पोटेंशियल कम है। अगर मैंने 100 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे छोड़ भी दिया तो मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही उसको वर्क करवा के लेकर जाएगी। तो मुझे वर्क कितना करना पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, उसी का नेगेटिव वर्क मुझे करना पड़ा। हाँ, क्वेश्चन में अगर मैं लो पोटेंशियल पॉइंट से हाई पोटेंशियल पॉइंट में लेके आता तब मुझे वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2.24 इंटू 10⁻16। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉल है, उसका मास आपको गिवन है 1 ग्राम, उस पर चार्ज गिवन है 10⁻8 कूलम। ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव करता है, जहाँ पे पॉइंट ए का पोटेंशियल 600 वोल्ट्स गिवन है, पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 है। आपसे पूछ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ठीक है। अब वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी को कौन रिलेट करता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे सिंपली क्या कहता है, जितने भी फोर्सेस हैं सभी का वर्क डन मिलके किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यहाँ पे अगर हम क्यू और डेल्टा वी के टर्म्स में बात करें तो डब्लू हमारा क्या फॉर्मूला था, डब्लू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। बस यही क्यू डेल्टा वी को आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर पुट करना है, और वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट भी करनी है। तो डब्लू ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा के ई। यही डेल्टा के ई आपसे पूछा है, सारा वैल्यूज़ आप रख दीजिए। क्यू आपको गिवन है 10⁻⁻8। बी का पोटेंशियल 0 है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होगा डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो फाइनली बी पे जा रहे, इनिशियली ए पे थे। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना आएगा, ये भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है। एक यूनिट आपके पास जूल है, एक यूनिट अर्ग है। हमने सब कुछ एसआई यूनिट में ले रखा है, तो हमारे पास वैल्यू ऑब्वियसली एसआई यूनिट जूल में ही आएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये पूछा हुआ सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंड्स पे हमने कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। तो पूछ रहा है, पहले केस में कह रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस दोनों अगर ऊपर वाले वर्टेक्स पे है,
नेगेटिव चार्ज दोनों नीचे वाले वर्टेक्स पे है। तो इस केस में फील्ड और पोटेंशियल कैसा होगा, और अगर मैं ये ऊपर वाले पॉजिटिव चार्जेस को शिफ्ट करके नीचे लेके आ जाऊं और नीचे वालों को मैं ऊपर कर दूं, कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की पोजीशन को मैं स्वैप कर दूं, तो वो जानना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा या दोनों चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर मैं पहले केस का डायग्राम देखूं तो ये गिवन डायग्राम में ही एनालिसिस में कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्जेस को मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैंने नीचे डायग्राम में ब्लू से ही डिनोट किया है। पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड कैसी होगी, एट द सेंटर अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस को हमने रेड कलर से डिनोट किया और नेगेटिव चार्जेस की फील्ड को भी रेड से दिखाया। नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या होगी, एट द सेंटर टुवर्ड्स द चार्ज होगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो दोनों ही फील्ड्स मेरी नीचे की तरफ है, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट भी मेरा नीचे ही आएगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हुआ। पोटेंशियल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये बहुत ट्रिक काम आती है कि अगर किसी गिवन पॉइंट के अबाउट चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, तो आपको पोटेंशियल उस पॉइंट पे निकालना है। तो सिंपली आप क्या कर लोगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास के क्यू अपॉन आर। ठीक है, क्यू की जगह पे हम यहाँ पे क्यू नेट लिख लेंगे। ठीक है, कि सिस्टम में जो इक्विडिस्टेंट चार्जेस हैं उनका नेट मैग्नीट्यूड कितना है, और डिवाइडेड बाय सारे चार्जेस इक्विडिस्टेंट है तो किसी भी एक चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो अब क्यू नेट तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। आप इंडिविजुअली हर एक चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर करोगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हुए अगर मैं क्यू नेट कैलकुलेट कर लूँ तो क्यू नेट कितना है, दो चार्जेस पॉजिटिव हैं 2Q और 2Q ही मेरे पास नेगेटिव है। तो नेट चार्ज मेरे पास अगर ज़ीरो हो गया तो पोटेंशियल तो मेरा ज़ीरो ही होगा। मैं चार्जेस को ऊपर नीचे भी स्वैप करूँगा तो भी, पर जब मेरे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर थे नेगेटिव चार्जेस नीचे थे तो मेरी नेट फील्ड का डायरेक्शन कहाँ था, डाउनवर्ड्स था। अब मैंने चार्जेस की पोजीशन को कर दिया रिवर्स, पोटेंशियल अब भी ज़ीरो होगा क्योंकि इनका नेट सम अब भी ज़ीरो ही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो ऊपर में नेगेटिव चार्ज हो गए रेड से, उनकी फील्ड टुवर्ड्स दी चार्ज होगी दोनों की ऊपर। पॉजिटिव चार्ज नीचे है सेंटर पे, इनका फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा दोनों का। अब मैं इन दोनों ही फील्ड्स का मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये रिजल्टेंट ऊपर आएगा। तो जब मैंने चार्ज पोजीशन चेंज किया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो रिवर्स हो गया, पर पोटेंशियल मेरा दोनों ही केस में कितना था, ज़ीरो। पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ बट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पे हमने रखा है। एक चार्ज है -Q, माइनस स्मॉल क्यू, टू टाइम्स स्मॉल क्यू और 2 टाइम्स कैपिटल क्यू। ये 4 चार्जेस रखे, हमसे पूछ रहा है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन हो सच दैट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ज़ीरो हो। अब मैं स्क्वायर के सेंटर पॉइंट के अबाउट देखूं तो सारे ही कोने पे जो चार्जेस है वो इक्वी डिस्टेंट है। फिर से अभी जो ऊपर फॉर्मूला देखे थे के क्यू नेट अपॉन आर, उसी को यूज़ करेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू नेट अपॉन आर, और यहाँ पे इस पोटेंशियल को मुझे करना है ज़ीरो, तो के और आर को मैं ज़ीरो कर सकता हूँ। कंडीशन मेरे पास क्या बचेगी कि मेरे पास नेट चार्ज भी कितना होना चाहिए, ज़ीरो। नेट चार्ज ज़ीरो करने के लिए ये -Q और +2Q, कैपिटल में स्मॉल में दोनों में है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे चार्ज हमें मिलेगा कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कैपिटल Q इज इक्वल टू -Q। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना पड़े तो स्क्वायर का साइड अगर मेरा a है तो स्क्वायर का ये डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a। लेकिन सेंटर से किसी भी एक चार्ज का डिस्टेंस कितना है, इस √2a का हाफ, तो √2a डिवाइडेड बाय 2a बाय √2, ये डिस्टेंस है सेंटर से किसी एक स्क्वायर के चार्ज का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डाइपोल की वजह से कितना होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास डाइपोल की वजह से जो होता है वो कितना होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चारों ऑप्शंस गिवन है। इन ऑप्शन को अगर हम ओपन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ आना चाहिए। लास्ट वाले रिलेशन में अगर मैं देखूँ तो ऊपर मेरे पास पी डॉट आर है, इस डॉट प्रोडक्ट को मैं खोलूँगा तो क्या मिलेगा, पी इंटू आर इंटू कॉस थीटा। ऊपर का मैग्नीट्यूड ऑफ आर और नीचे आर क्यूब के मैग्नीट्यूड में से एक आर कटेगा, नीचे में आर स्क्वायर बच जाएगा। यही फार्मूला हमें मिल जाएगा जो हमसे ऊपर में हमने डाइपोल का पढ़ा है। तो ये डी वाला रिलेशन जो है ये करेक्टली सिग्निफाई करता है पोटेंशियल के वैल्यू को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कह रहा है कि स्क्वायर है, उसके कोने पे हमने चार्जेस रखे हुए 2 इंटू 10⁻⁸, -2 इंटू 10⁻⁸, -3 इंटू 10⁻8 और 6 इंटू 10⁻8।
ठीक है, और स्क्वायर का साइड आपको गिवन है √2 मीटर्स। आपसे फिर से पूछ रहा है पोटेंशियल सेंटर ऑफ स्क्वायर पे कितना होगा। फिर से सेंटर के अबाउट सारे चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ कर लेंगे, के क्यू नेट अपॉन आर। क्यू नेट कितना हो जाएगा, सारे चार्जेस को आप ऐड अप कर दो, वही आपका वैल्यू हो जाएगा नेट चार्ज। उसको यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया, Q1 के प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये 2 -2 कट जाएगा, यहाँ पे ये -3 और यहाँ पे ये +6, आपके पास वैल्यू कितना मिलेगा, +3। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा नेट चार्ज। और दूसरा मुझे चाहिए किसी भी चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो अभी अभी हमने ऊपर देखा था, अगर ये साइड ए है तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a/2, और ये आंसर कितना आ जाएगा, a/√2। अब स्क्वायर का साइड √2 गिवन है, तो √2/√2 ये कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 1, तो k इंटू क्यू नेट यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ए से बी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन पे 6.4 इंटू 10⁻⁹ जूल है। ठीक है, ए से बी लेकर जाने में, ए से बी, ए मेरा नीचे है, बी मेरा ऊपर है। आपसे कह रहा है ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, नीचे वाला सरफेस इक्वी पोटेंशियल है। मतलब क्या है इसका, ऊपर में इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे सबका पोटेंशियल सेम है। ठीक, नीचे वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे सबका पोटेंशियल सेम है। दूसरा चीज़, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल हमेशा ही डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल बड़ा होगा, नीचे में पोटेंशियल छोटा होगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VA कितना होगा। ठीक है, तो VC वाला पॉइंट ऊपर वाले इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है, ए वाला पॉइंट नीचे वाले इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है। अब C और B एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लाई करता है, तो जो पोटेंशियल C पे होगा वही पोटेंशियल B पे होगा। तो हमसे जो VC माइनस VA पूछा, ये एक्चुअली पूछा क्या है, VB माइनस VA। ए से बी ले जाने में हमें वर्क डन गिवन है, हम उसी रिलेशन को यूज़ कर लेंगे। तो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी को मैं चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बी फाइनली जा रहा हूँ, ए से शुरू कर रहा हूँ, तो वी एट बी माइनस वी एट ए। यहाँ से वी बी माइनस वी ए मुझसे पूछा है, ये मैं कितना कर दूंगा, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू। डब्ल्यू का वैल्यू गिवन है, क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 4 वोल्ट्स। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है, ट्रिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बहुत सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, ये 10 वोल्ट का ईपीएस है, ये 20 वोल्ट का ईपीएस है, ये 30 वोल्ट का ईपीएस है। ठीक, और आपसे पूछ रहा है कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने आपको दिखाया है तो बताइए फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। दूसरा चीज़ क्या ध्यान देना है, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका है 20 वोल्ट, इसका है 30 वोल्ट। कहने का मतलब एक्स में जैसे जैसे आगे जा रहे पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज प्रोग्रेस करेगा। मतलब इस पीछे से आगे की तरफ मैं आऊँ तो मेरा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं ना कहीं इसी तरफ में है। ठीक है, उस साइड में नहीं जाएगा। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास रिलेशन है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसीलिए मेरा एरो यहाँ से ये नीचे से ऊपर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, तो ये ईपीएस है, या तो इसके परपेंडिकुलर फील्ड लाइन ऊपर होगा या इसके परपेंडिकुलर फील्ड लाइन नीचे होगा। मैं नीचे अगर सारा फील्ड लाइंस लेता तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, आगे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, लेकिन इधर पोटेंशियल 10 है, इधर 20 है, इधर 30 है, पोटेंशियल इंक्रीज करता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में नहीं होता है, इसीलिए मुझे फील्ड को उल्टा करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे हो कि नीचे साइड में क्यों नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो इससे तो हमने डायरेक्शन निकाला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, उस पर भी क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा हमसे वैल्यू पूछ रहा है। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता है कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, तो इस माइनस साइन को मैं हटा सकता हूँ। तो डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू डी। ये दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखो,
इनके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 20 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? 10 वोल्ट का हो गया। और ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, डी क्या होगा? इन दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस। ये कितना है? ये है हमारे पास 10 यूनिट्स है। आई थिंक इसका कंपोनेंट्स लेना होगा क्या? एक मिनट। इसका ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस है अगर ये 20, मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। ये अगर 20 है तो ये हो जाएगा 60। तो ये अगर 10 है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 10 कॉस 60। कहने का मतलब 10 इंटू साइन 30 1/2, ये हो जाएगा 5। तो d का वैल्यू हम 10 इंटू 10⁻⁻2 ना लेके d को हम लोग को ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो ये आगे में cos 60 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू ये वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 60, ये 2। अब ये आंसर आपका आएगा 50 इंटू 50 इंटू वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और एंगल कैसे निकाला हमने? 120 डिग्री विद दी एक्स एक्सिस, ठीक है। ध्यान देना है आपको, अगर आपने यही डिस्टेंस ले लिया, ये वाला दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, तो आपका आंसर 200 आएगा। वो नहीं है आंसर, हमको इन दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का ये वाला डिस्टेंस लेना है। तो आपको ये डिस्टेंस गिवन है 10, आप उसका कंपोनेंट ये वाला उठाओगे। समझ आ रही है बात? तो ये 100 इंटू 1/2, ये आंसर आपका हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैपेसिटर्स को क्यों यूज़ करते हैं? कैपेसिटर्स को यूज़ किया जाता है करंट को एक तरह से स्टेबलाइज करने को, ठीक है। अगर आपके डिवाइस को करंट ज़्यादा चाहिए, जैसे फ़ैन हमारा कॉमन एग्जांपल है, तो फ़ैन का क्या होता है कि इनिशियली जब वो रेस्ट पे है तो उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, उसको उसके स्टेट से मूव करवाने के लिए आपको बहुत बड़ा फोर्स चाहिए, इन टर्म्स ऑफ बड़ा करंट चाहिए फ़ैन के टर्म्स में बात करें तो वो हाई करंट उसको इनिशियली जो स्टार्ट करने के लिए हाई करंट चाहिए, वो कौन सप्लाई करता है? वो कैपेसिटर सप्लाई करता है, ठीक है। तो जब कभी हाई करंट की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस को डिक्रीज किया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए प्लेट एरिया है, के मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का जो प्लेट्स के बीच में है, डी है मेरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डी को कम करूँगा तो सी मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैपेसिटर प्लेट्स को हमने चार्ज किया विद बैटरी वी वोल्ट का, और उसके बाद हमने चार्जिंग बैटरी को कर दिया है डिस्कनेक्ट, ठीक है। जब कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा तो आपको समझना है कि ये जो डिस्कनेक्टेड कैपेसिटर है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम जैसा बिहेव करेगा, और आइसोलेटेड सिस्टम जैसा बिहेव करेगा तो उसका चार्ज हमेशा ही कंजर्व रहेगा। अब बिफोर इंसर्शन में पैरामीटर्स मेरे पास क्या क्या है? कैपेसिटेंस सी, चार्ज क्यू, पोटेंशियल वी, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और एनर्जी स्टोर्ड यू। क्वेश्चन में पूछते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो बताओ क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी? कैपेसिटेंस तो चेंज होगा ही होगा। अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया है जिसका कांस्टेंट के है तो कैपेसिटेंस मेरा के टाइम्स इंक्रीज होगा, नो डाउट। एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम जैसा बिहेव कर रहा है तो क्यू मेरा चेंज नहीं होगा, ध्यान यहीं पे देना है आपको। क्यू चेंज अगर नहीं होगा तो मेरे पास क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी। यहाँ से मैं वी को क्या लिख सकता हूँ? क्यू बाई सी। क्यू चेंज नहीं हो रहा है लेकिन सी मेरा के टाइम्स हो जा रहा है, तो वी मेरा कितना हो जाएगा? वी बाई के। वी इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज नहीं कर रहे लेकिन पोटेंशियल अगर कम हो जाएगा तो फील्ड को भी कम होना पड़ेगा। सेम रिलेशन वी और ई का होगा। और यू के लिए मैं एनालिसिस के लिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज़ कर लूँगा। कोई और फॉर्मूला भी यूज़ करोगे तब भी सेम आएगा, बट इससे समझने में आसानी होता है। क्यू तो कंजर्व्ड है, ये कांस्टेंट ही रह रहा है। सी मेरा क्या हो जा रहा है? के टाइम्स बढ़ जा रहा है, तो यू मेरा क्या हो जा रहा है? यू बाय के हो जा रहा है। आपसे वी के बारे में पूछा है तो वी हो जाएगा वी बाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एयर में जो कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में एयर है उसका कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफराड है। हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया जिसका कांस्टेंट 5 है, तो अब पूछ रहा है कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी हम डाइलेक्ट्रिक अंदर में इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस उतना ही टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो कैपेसिटेंस जो नया वाला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर इंटू एयर में जो कैपेसिटेंस है, तो 5 इंटू 100, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर बिटवीन द प्लेट्स एंड चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट, देन इंसुलेटेड। ठीक है, अब प्लास्टिक
is inserted between the plates filling the whole gap, the potential difference between the plates now becomes 75 वोल्ट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? अभी अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज वार्ज करके बैटरी हटा देते तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम जैसा बिहेव करता है, उस पर क्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक डालने से के सी मेरा के टाइम्स हो जाता है, इसकी वजह से वी मेरा क्या हो जाता है, ये अभी अभी देखे थे वी बाय के हो जाता है, वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा वी मेरा क्या हो जाएगा, वी बाय ई आर। ये फाइनल है, ये इनिशियल है। आपको ई आर निकालना है, इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर लीजिए। तो ई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डैश। डेल्टा वी है, इनिशियली 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, बाद में 75 का हो गया, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 20/3। ठीक है, यही वाला लॉजिक है, ये वाला v बाई के टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 4 कैपेसिटर से सिस्टम में 1, 2, 3 और 4, ये 1, 2, 3 और 4 माइक्रोफराड्स का, और इनको हमने पैरेलल में लगाया है, और 20 वोल्ट की अगर बैटरी लगा दें हम, तो हमसे पूछ रहा है टोटल चार्ज कितना होल्ड करेगा। तो टोटल चार्ज के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, अगर सिस्टम ऑफ कैपेसिटर से, तो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। ठीक है, पैरेलल में लगा हुआ है तो सारे कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली ऐड हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, या 10 माइक्रोफराड। अब Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर 200 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे ये 20 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है, और ऊपर में 3 कैपेसिटर लगाया है, 6 का और ये 3 माइक्रोफराड का। ठीक है, ऊपर में 3 कैपेसिटर लगाए, तीनों कैसा है एक दूसरे के साथ कनेक्शन, तीनों ही सीरीज में है। सीरीज में लगे कैपेसिटर्स की क्या खास बात होती है, जो चार्ज पहले कैपेसिटर पे आएगा वही दूसरे पे आएगा, वही तीसरे पे आएगा। ठीक है, अब ये पूरे ब्रांच के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मैंने कितना लगाया हुआ है, 20 वोल्ट। इस पूरे ब्रांच का अगर मैं सी इक्विवेलेंट निकाल लूँ, तो इस पे मैं वो फार्मूला लगा सकता हूँ, Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो इस पूरे इक्विवेलेंट पे जो चार्ज आएगा वही तो इंडिविजुअली भी एक पे आ रहा है, बस वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। अब सी इक्विवेलेंट यहाँ पे सीरीज में लगे हैं, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऐसे हम निकालेंगे, यहाँ से ये वैल्यू मुझे मिल गया 3/2 इंटू 10⁻⁻⁶। अब Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। यहाँ से ये चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया हुआ है, यही तीनों पे आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम का। ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स दिया है, तो आपसे पूछ रहा है ये ए पॉइंट एंड में है, बी पॉइंट इधर एंड में है, तो बताइए इसमें इक्विवेलेंट इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, ये ऊपर वाले इस ब्रांच को देखोगे तो इसमें इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। ठीक है, ये व्हीटस्टोन बन गया, ये बीच वाला आप हटा दोगे। सेम लॉजिक नीचे में, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल है, आप इस वाले को हटा दोगे सर्किट से। ठीक है, तो मैं सर्किट को रीड्रॉ करूँ तो पहले आर में 2 कैपेसिटर एक के बाद एक, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में 2। ठीक है, ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया। अब ये दोनों जो मेरे सीरीज़ में है, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2 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 C/2, और ये चारों ही C/2 आपस में एक दूसरे से कैसे में है, ये एक दूसरे से, सॉरी, ये एक दूसरे से पैरेलल में है। वहाँ से आप C इक्विवेलेंट कितना लिख दोगे, 4 इंटू एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला, इसमें पूछ रहा है सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स आपसे गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि ये जो 5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर नीचे में लगा हुआ है, इस पे अकेले कितना चार्ज आएगा। आपको सारे कैपेसिटेंस गिवन है, आपको बैटरी का पोटेंशियल गिवन है, कैसे हैंडल करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि 4 माइक्रोफराड पे चार्ज कितना आया, तो सिंपली आपको Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। ठीक है, तो ये वाली ब्रांच के अक्रॉस, अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर 4 पे पूछता तो कैसे करते, 4 के अक्रॉस अगर मुझसे पूछा है कि कितना चार्ज आएगा, तो इसका कैपेसिटेंस मुझे इस ब्रांच में पता है 4 माइक्रोफराड का है, मैं ये पता कर लूँगा इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट का है। तो आपको C पता है, आपको V पता है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे ये जो Q1 चार्ज आएगा, इस Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा इस ब्रांच में जो भी कैपेसिटेंस है इंटू V। 1-2 होगा तो आपको कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट निकाल के करना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस Q1 का ज़रूरत राइट नाउ नहीं है।
हमसे पूछ रहा है कि ऊपर वाली ब्रांच में ये जो नीचे में 5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगा है इस पे कितना चार्ज आएगा। ठीक है, अब लॉजिक क्या होगा, बैटरी से कुछ अगर कैपिटल Q चार्ज चला है तो वो पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ Q1 ऊपर में गया, कुछ Q2। मैं एक रिलेशन क्या लिखता हूँ, बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया कैपिटल Q वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब ऊपर से जो ये Q2 चार्ज आया है वो क्या होगा, ये 3 माइक्रोफराड और ये 2 और 5 का जो इक्विवेलेंट है उन दोनों पे सेम चार्ज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये Q2 निकालेंगे। Q2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का, मैं इस ब्रांच के अक्रॉस सी इक्विवेलेंट निकाल लूँगा। ठीक, अब इस ब्रांच में सी इक्विवेलेंट जो है उसको मैंने सी इक्विवेलेंट 2 कहा है। ये सी इक्विवेलेंट 2 वाला कितना हो जाएगा, ये 2 और 5 पैरेलल में है, इनका हो जाएगा 7 और ये 3, 7 और 3 जब सीरीज़ में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस 3। तो इस ब्रांच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस मुझे मिल गया है, इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है, तो इस ब्रांच में आने वाला चार्ज मैं निकाल सकता हूँ सी इक्विवेलेंट इंटू वी। सी इक्विवेलेंट है 21/10 और 6 वोल्ट की लगी है बैटरी। तो इस ऊपर वाली ब्रांच में जो चार्ज आ रहा है वो मुझे मिल गया इतना इतना माइक्रोकूलम। अब बस हमें ये जो Q2 चार्ज यहाँ से आया इसी को हमें बांटने आना चाहिए। ठीक है, तो लॉजिक क्या होता है, यहाँ पे 3 माइक्रोफराड से Q2 चार्ज यहाँ पे आया, अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा। मैंने मान लिया Q2 चार्ज ऊपर जा रहा है, Q5 चार्ज नीचे आ रहा है, 2 वाले में 2 5 वाले में 5। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस इतना है कि फाइनल चार्ज जो भी कैपेसिटर या कंडक्टर पे आता है वो उसके कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड है तो इस पे जो ये स्मॉल Q2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q। ये जो Q5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू सेम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और मुझे पता है ये जो Q2 आ रहा है इसी से मिलके ये स्मॉल Q2 और स्मॉल Q5 बन रहा है। तो मैं स्मॉल Q2 को क्या लिख दूंगा, ये वाला Q2 प्लस ये वाला Q5, ये कितना हो जाएगा 7Q। कैपिटल Q2 का वैल्यू मुझे पता है, क्या मैं स्मॉल Q निकाल सकता हूँ, स्मॉल Q मुझे मिल गया 1.8 माइक्रोकूलम। अब स्मॉल Q मिलते ही 2 माइक्रोफराड पे मुझसे चार्ज पूछता है तो ये कितना हो जाता है 2 इंटू स्मॉल Q, लेकिन मुझसे पूछा है Q5 तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू स्मॉल Q का वैल्यू आपने निकाल लिया है, ये आंसर हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम। ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स है 2 माइक्रोफराड 3 और 6 और इनको हमने सीरीज़ में लगाया है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सिंपल फार्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोफराड। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन इस शीट का, इसमें कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स लगे हैं, ये 2 माइक्रोफराड, ये 3 माइक्रोफराड और ये 2 माइक्रोफराड। तीनों का कनेक्शन कैसा है एक दूसरे से, एक के बाद एक लगे हैं, तीनों ही लगे हैं सीरीज़ में। अब अगर ये तीनों ही सीरीज़ में लगे होंगे तो तीनों पे आने वाले चार्ज कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, सेम चार्ज होना चाहिए। अब ध्यान देना, ए बी वाली ब्रांच में आपको कैपेसिटेंस पता है, ए बी वाली ब्रांच के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, आपको सी पता है, आपको वी पता है, तो आप बेसिकली क्या निकाल सकते हो, इसमें कितना चार्ज आया होगा ये निकाल सकते हो। इस ए बी ब्रांच वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज आया वही बी सी वाले पे है, वही ए सी वाले पे भी है। ठीक है, तो मैंने क्यू ए बी जब निकाला वो कितना आ गया सी इंटू वी। सी है 2 माइक्रोफराड, ये है 5 वोल्ट, ये हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम का चार्ज आया है। तो अब इस बी सी वाले पे भी तो चार्ज कितना आएगा 10 माइक्रोकूलम ही आएगा। अब इसमें आपको क्या पता है, बी सी में आपको क्यू पता है, बी सी में आपको सी पता है, क्या आप वी नहीं निकालोगे, वी को हम क्या लिख देंगे Q/C। तो चार्ज तो उतना ही आ रहा है जितना पहले आया था ऊपर वाले में, वो कितना है 10 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस है 3, ये आंसर आ जाएगा 3.3।